गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे, 2 लेक्चर हो चुके थे, 3rd लेक्चर है हमारा ये। पिछले 2 लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारे थ्योरी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। एक पॉइंट में जो बार बार बोलना चाहता था पर भूल जाता था बोलना या मिस हो जाता था मुझसे, वो है डेप्रिसिएशन इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा सोच पे आधारित है ना। हमने अंदाज़ा लगाया कि 5 साल चलेगी कि 10 साल चलेगी। हमने अंदाज़ा लगाया कि 5 साल बाद 2 लाख मिलेंगे कि 5 लाख मिलेंगे कि 4 लाख मिलेंगे। तो ये पूरा पूरा आपकी सोच के ऊपर है। मुझे लगता है इससे बेनिफिट 5 साल मिलेगा तो मैंने 5 साल में डेप्रिशिएट कर दिया। किसी को लगता है नहीं नहीं आराम से 8-10 साल तो चल जाता है, तो वो 8-10 साल में क्या करेगा, डेप्रिशिएट करेगा। ठीक है, हम बात कर, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको एक पेज पढ़ने को कहा था, पेज नंबर 5.6, जिसमें डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है उसकी कॉस्ट, दूसरा होता है उसकी यूज़फुल लाइफ और तीसरा होता है उसकी स्क्रैप वैल्यू। यूज़फुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू ये दोनों फैक्टर्स एस्टिमेटेड बेसिस पे होते हैं, तो ये तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन ही होंगे। कॉस्ट एक्चुअल बेसिस पे ली जाती है, तो असेट की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, ये इस पेज में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। मैंने आपको एक लाइन में ये समझाया था, असेट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है वो असेट की वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है। पर अगर उस खर्चों में से कोई चीज़ आपको रीइंबर्स करी जा रही है, वापस से मिल रही है, तो वो हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था जीएसटी का, है ना। ओके, तो अब रीड कर रहे हैं अपन पेज नंबर 5.6। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंप्राइजेज, 3 चीज़ें इंक्लूड होंगी। पहला, इट्स परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल, अंडरलाइन करेंगे, नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज एंड परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। भैया क्या क्या चीज़ों को हटा देंगे, इंक्लूड करेंगे अपन, सर वो सारे टैक्सेस जो नॉन रिफंडेबल है, जो वापस नहीं मिलेंगे। और दूसरा, जो भी ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट हमको माइनस मिला है वो हम क्या कर देंगे, माइनस। कैश डिस्काउंट नहीं मिला है ना, मतलब अगर अपन सब कुछ पढ़ने के बाद, गहराई से समझने के बाद ये नतीजे भी निकलेंगे, हाँ सर ये बात तो मेरे को पता थी कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करना है। याद है कि नहीं याद आपको, है ना। ओके, नेक्स्ट, any cost directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it to be compatible या to be capable of operating in a manner intended by the enterprises। एग्जाम्पल, आप कोई सा भी असेट खरीद लो, कोई सी भी चीज़ आते ही बटन दबा के रेडी टू यूज़ नहीं होती। एग्जाम्पल ये है, तो इसको भी वॉल माउंट करवाना पड़ता है, तो पहले कारपेंटर को बुला के वो लेवल से बिल्कुल इसका स्टैंड फिक्स होता है, फिर उसके बाद ये टंगता है, टंगने के बाद साला टेक्नीशियन आता है जो इसमें सारे सॉफ्टवेयर क्या करके जाता है, इंस्टॉल करके जाता है। तो इसको भी यूज़ में लेने से पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, तो उन सब में जो खर्चा होता है वो क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। अंडरलाइन कर लो, असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग and removing the item and restoring the site on which an asset is located। means कि अगर मुझे ये चीज़, अब ये नया वाला बोर्ड यहाँ लगेगा तो पुराना वाला हटेगा भी तो सही, और फिर ये चीज़ें लेवल कुछ करवानी पड़ेगी, कुछ काम धाम करवाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें भी क्या हो जाएगी, इसमें इंक्लूड हो जाएगी। मतलब आप ये मत सोचना कि एक तो पहले मेरे को यहाँ पे इस वाले बोर्ड पे आपको एक छोटा सा स्क्रू दिख रहा है, वीडियो में तो नहीं दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा लकड़ी के बोर्ड पे, ठीक है। ये पहले यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही बोर्ड था और उस पर बहुत सारे स्क्रू लग रहे थे, तो वो मेरा काम नहीं था। पहले मैंने कारपेंटर को बुलाया, वो स्क्रू खुलवा के पूरा बोर्ड हटवाया, फिर इसका स्टैंड लगवाया, तो वो जो पुरानी वाली चीज़ हटाने का खर्चा है ना, वो भी इस नए वाले एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर, मतलब ये जो सारी चीज़ें डायरेक्टली लिंक होती हैं वो सारे के एग्जाम्पल है। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मीन्स एक्विजिशन से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ को अगर पैसे देने पड़ रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, installation and assembly cost, cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting the net proceeds from selling the items produced while testing, such as sample produced while testing। स्टार मार्क कर लो, ये आपके किसी क्वेश्चन में नहीं आता है,
मैं कोई मशीन खरीद के लाया जो कोई चीज़ प्रोड्यूस करने वाली है, तो मैं उसको कमर्शियली काम में लूँ उससे पहले मैं उसको टेस्ट बेसिस पे रन करवा के देखता हूँ। तो टेस्ट बेसिस पे रन करवाने के लिए वापस से वही सारा रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ डलता है, क्योंकि मैं उसको टेस्ट रन करवा रहा हूँ, तो पूरा प्रोडक्ट मैं निकाल के देख रहा हूँ, पर अभी वो कमर्शियल प्रोडक्शन में नहीं आई। अभी तो सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, जिसने मुझे डिलीवर करी है मशीन, उससे मैं देख रहा हूँ मेरे को चला के दिखा पहले मेरे को, तो क्या चला के दिखाना है तो लाओ सारा रॉ मटेरियल लाओ, सब निकलवाता हूँ, फिनिश गुड निकाल के दिखाता हूँ। तो वो टेस्ट रन में जितना भी खर्चा लगेगा वो सारा खर्चा भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कब? जो फिनिश गुड्स निकला उसके जो सेल प्रोसीड्स है उसको माइनस करने के बाद, मतलब नेट टेस्ट कॉस्ट, टेस्ट रन करने की जो नेट कॉस्ट है वो चीज़। एग्जाम्पल ले, मैंने एक पूरी मशीन खरीदी जिससे कोई एक्स प्रोडक्ट बनेगा। अब मशीन अपने आप तो चलेगी नहीं, तो उसका टेस्ट रन लेने के लिए मेरे को लेबर भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, स्पंज भी चाहिए और गम भी चाहिए, तो सारे मटेरियल्स चाहिए, और एक दिन के लिए सारी बातें अरेंज करने में पैसा तो क्या लगता है, ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। तो कॉस्ट मेरी ज़्यादा ही लगेगी। अब ये यूनिट प्रोड्यूस हुई, इसको सेल कर दूंगा, उस कॉस्ट में से इसको माइनस करने के बाद बाकी जो टेस्ट रन की कॉस्ट है वो एसेट की वैल्यू में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल फीस। एग्जाम्पल, इंजीनियर्स हायर्ड फॉर हेल्पिंग इन इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन। प्लेन इंग्लिश है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। Thus, all the expenses which are necessary for asset to bring in condition, location or desired use will become part of the cost of asset. However, following expenses should not become part of the asset. स्टार मार्क कर लो A से लेके D तक में, ब्रैकेट लगाओ, A से लेके D तक स्टार मार्क कर लो कि साला ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनाग्रेशन कॉस्ट। तुम तो कहो बहुत बड़ी मशीन लेके आ रहे हैं, हम तो इनाग्रेशन पार्टी भी देंगे, तो वो सारी चीज़ें एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ introducing new product or service, for example cost of advertisement or promotional activities, वो सारी भी एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं होगी। cost of conducting business in a new location or with a new class of customer including cost of staff training, ये भी एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं होती। मतलब मैं यूँ कहूँ कि मैं अब मेरे पूरा सेटअप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, तो उसके शिफ्टिंग के जो चार्जेस है वो किसी भी एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट। जनरल ओवरहेड कॉस्ट मतलब अदर जनरल चार्जेस जो इस एसेट से डायरेक्टली लिंक नहीं होते, वो ऐड नहीं होंगे। बोल योगेश, क्या सोच रहा है? क्यों होगी? मैं यहीं पे बिजनेस कर रहा हूँ, एसेट मंगवा रहा हूँ, वहाँ से यहाँ आने का खर्चा है वो ऐड होगा। लेकिन अब इस साल छब्बीसगढ़ ने मैप बंद कर दी, वहाँ के सारे एसेट उठा के यहाँ लाने पड़े, तो इस फर्नीचर को ही यहाँ लाने में मेरे 5,000 रुपये खर्च हो गए, तो अब वो इस फर्नीचर में ऐड थोड़ी होगा। हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, भले तुम मर्जी पड़े जितना भी खर्चा करवा लो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ मैं देख लेता हूँ, अगर काम के होंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। Once an asset has been bought to its intended condition, location of use, no cost should recognize as part of the cost of the asset unless there is a major repair or addition which increases the useful life of the asset or improves the production capacity of the asset. Underline करो, which increasing the useful life of the asset or improves the production capacity of the asset. Accordingly, cost incurred while an item is capable of operating in intended manner but it is not yet put to use or is used at less than full capacity should not be capitalized as part of the cost of the asset. Similarly, cost of relocation of asset should not be capitalized. मैं बच्चों को ये एग्जांपल देता था हमेशा कि मेरे पास पुरानी पल्सर थी एक, अब पल्सर तो रही नहीं, चोरी हो गई वो, है ना। तो पल्सर थी मेरे पास, अब मान लो वो बहुत पुरानी हो गई है, अब मैं उसको ढंग से ठीक करवा रहा हूँ, अच्छे से पूरी गाड़ी खुलवा के पूरे अच्छे से। उसमें मेजर रिपेयर हो गया 25,000 रुपये का। 50-60 हज़ार की तो मैंने गाड़ी ली थी, 10 साल बाद उसमें 25,000 रुपये खर्चा और कर लिया, जो उसके टाइम उस गाड़ी के लिए मेजर खर्चा है। 25,000 में दूसरी पल्सर भी आ जाती है ना, पर मैंने तो उसी में मेरी प्यारी गाड़ी उसी में 25,000 रुपये और लगा दी। अब वो जो मेजर रिपेयर हुआ वो असेट की वैल्यू में ऐड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कंडीशन कि अगर जो भी खर्चा आप उसकी कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो वो उसकी असेट की वैल्यू में ऐड नहीं होगा।
समझ में आया कि नहीं आया? मीन्स जितनी स्मूथली या जितनी तेज़ वो शुरुआत में नई नई भगती थी, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई, उसका एवरेज धीरे धीरे कम हो गया। अब मैंने उसको मेजर रिपेयर्स कराया तो वापस से उसकी एफिशिएंसी कहाँ आ गई, ओरिजिनल लेवल तक आ गई। तो ये जो ओरिजिनल लेवल तक का जो खर्चा है वो असेट की वैल्यू में ऐड नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ ही चेंज हो रहा था, सारे पार्ट्स ही चेंज हो रहे थे, तो मैंने इंजन भी चेंज करवा दिया। और इंजन अब मैंने पल्सर का हटवा के हायाबूसा का लगवा दिया उसमें, है ना। अब वो बच्चे तो समझेगी नहीं हायाबूसा क्या होती है, सुपर बाइक होती है, उसका इंजन लगवा दिया। अब मैं यूं करता हूं तो वहां पहुंच जाती गाड़ी, मैं यहीं रह जाता हूं, ठीक है। मींस अब उसकी जो कैपेसिटी है वो उसकी ओरिजिनल से भी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई। तो अब जो खर्चा हुआ उसने उसकी कैपेसिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो फिर ये क्या हो जाएगा, असेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है। दो चीज़ है, जो खर्चा आपने किया क्या ये उसकी ओरिजिनल एस्टिमेटेड लाइफ को भी इंक्रीज कर देगा क्या? तो ये भी एफिशिएंसी इंक्रीज होना होगी कि पहले 10 साल चलती है, अब कितने साल चलेगी, 15 साल, तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। या फिर जो उसकी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा आपने इन्हेंस कर दिए, तो फिर वापस से क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे प्रिंटर का टोनर, प्रिंटर का जो हार्ट होता है वो होता है टोनर, क्यों कितनी जल्दी जल्दी रोल होता है और कितना फाइन प्रिंट करता है। यूज़ में आते 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 घिस गया, खराब हो गया, रिप्लेस करना पड़ता है। तो जब मैंने वो टोनर रिप्लेस किया तो जो पुराना लग रहा था वही पार्ट नया लाके लगा दिया। 6000 का प्रिंटर आता है, 3000 का टोनर आता है, अप टू इट्स 50% कैपेसिटी। तो 3000 का अब जो नया टोनर आया ना, एक तरीके से मेरा पूरा प्रिंटर ही नया हो गया उसमें, है ना। तो ये 3000 में कैपिटलाइज करूं कि ना करूं? नहीं करूंगा, क्योंकि जो नया टोनर लगा वो उसी कैपेसिटी का लगा जो पहले था, है ना। तो मैं नहीं करूँ। लेकिन अब मैं जब टोनर खरीदने का, तब उसने कहा कि सर अब नई कंपनी का हाई कैपेसिटी वाला अपग्रेडेड टोनर आ गया है, ये जितना आपका पहले प्रिंट करता था उससे डबल कैपेसिटी में प्रिंट करेगा। तो अब मैं इसकी कैपेसिटी, अब मैं इसकी कॉस्ट को क्या कर दूंगा, मैं कैपिटलाइज कर लूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? डन। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो क्या हुई कि हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हेंस कर दी। दूसरा एग्जाम्पल, बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी चमक खत्म होती जाती है, तो हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया। रिपेयर मतलब पेंट वेंट करवाया, जहाँ पे टूट फूट हो रही थी वहाँ पे मरम्मत करवाई, सब कुछ चकाचक नहीं कि नहीं हो गई हो। अब ये जो खर्चा है क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज नहीं करूँ। लेकिन मैंने इसको इस तरीके से इतनी शिद्दत से रिपेयर करवाया कि जो पहले बिल्डिंग की एक्चुअल लाइफ थी उससे भी लाइफ कहीं ज़्यादा क्या हो गई, अब एक्सटेंड हो गई। तो फिर अब इसको जो मैं कॉस्ट है उसको क्या कर दूंगा, मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इन्होंने, ये तो आम जिंदगी थी, ये मैं नहीं समझाता, तुम खुद समझते तो भी पढ़ लेते, क्योंकि अपन एक चैप्टर पढ़ने वाले थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें यही सारी बातें अपन डिटेल में डिस्कस करते कि किस खर्चे को रेवेन्यू मानना है, किस खर्चे को कैपिटल मानना है। कैपिटल मानना है मतलब असेट की वैल्यू में ऐड करना है, कैपिटलाइज करना है और डेप्रिशिएट करना है। अब जो अगला वो कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट लाइन जो उसने कही, बहुत पते की बात, कि आपने जो खर्चा किया उसने उस असेट की कैपेसिटी तो इंक्रीज कर दी, पर आप उस इनहेंस कैपेसिटी को कभी यूज में नहीं लेने वाले। एग्जाम्पल, अगर ये जो ओरिजिनल वाला टोनर है वो 100 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर रहा है और मैं तो 80 ही लेता हूँ काम में, मेरे तो कितना आता है, 80 ही काम में आता है, 100 तो मैं कभी लेता ही नहीं हूँ। और अब 100 वाला रिप्लेस करके मैंने 200 वाला भले ही ले लिया हो, पर मेरी कैपेसिटी तो मैं कितने में यूज़ में लेने वाला हूँ, 80 यूज़ में लेने वाला हूँ। तो जो एक्स्ट्रा मैंने कॉस्ट इनकर करी ना, उससे मुझे बेनिफिट मिलने वाला है क्या? नहीं। तो फिर मैं इसको कैपिटलाइज भी नहीं करूँगा। समझ में आया कि नहीं? खर्चे ने अपना काम कर दिया, खर्चे ने तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, पर क्या उस कैपेसिटी का बेनिफिट आप लेने वाले हो? नहीं लेने वाले, तो उसको आप कैपिटलाइज भी मत करो, डेप्रिशिएट भी मत करो। डन? ओके। फिर लास्ट लाइन उन्होंने बोली, रीलोकेशन ऑफ असेट, इसको अपन कैपिटलाइज नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम यूज में लेने से पहले का खर्चा ही ऐड करते, उसके बाद का खर्चा ऐड नहीं करते। Any additions made to a particular item of property, plant and equipment after it is initially put to use are depreciated over the remaining useful life of asset. Any addition or extension which has separate identity and is capable of being used after the existing asset is disposed of is accounted for separately. Therefore, it is important to maintain an asset register capturing asset-wise details of cost, rate of depreciation, date of capitalization, etc. All these details need to be captured for any addition
to existing asset as well. In the absence of the adequate information, it will be very difficult to compute depreciation expense year on year. Also, at the time of disposal or discard of a particular asset, it will not be possible to compute gain or loss on such disposal or discard. क्या कह रहा है ये? आपने किसी असेट का कोई पर्टिकुलर पार्ट ऐड करवाया या रिप्लेस करवाया, तो उसका जो एडिशन और रिप्लेसमेंट है उसको भी आप क्या करोगे, उस टोटल असेट के रिमेनिंग लाइफ में ही क्या करोगे, डेप्रिशिएट करोगे। एग्जाम्पल, इसका मदरबोर्ड ख़त्म हो गया, एक बार इसका कुछ भी ना हो, टचवुड, शब्बीर को तो हार्ट अटैक ही आएगा, इसका मदरबोर्ड उड़ गया। अब मदरबोर्ड उड़ना मतलब डेड होना, मैंने नया मदरबोर्ड लगवाया, अब दोबारा से वो नया ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो एक नया असेट आया, लेकिन वो नया असेट किसके लिए आया, पुराने असेट के लिए। एक पार्ट चेंज हुआ इसका, अब वो जो पार्ट की कॉस्ट है वो इसकी रिमेनिंग लाइफ में ही डेप्रिशिएट होगा। अगर वो इंटीग्रल पार्ट है तो, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, आपकी गाड़ी के पुर्जे, मतलब जो आप बाइक चलाते हो उसमें कम से कम 1000 स्पेयर पार्ट्स होंगे, 1000 में से 5-10 हर सर्विस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो उसको नहीं लेंगे। लेकिन गाड़ी का इंजन ही निमट जाए, सीज हो जाए, नया इंजन लग जाए, तो अब ये तो इंटीग्रल पार्ट है, इसके बिना तो गाड़ी अधूरी है, मतलब गाड़ी नहीं है बिना इंजन के। तो अब वो इंजन की जो नई कॉस्ट है, उस कॉस्ट को हम वो गाड़ी की अब जो रिमेनिंग लाइफ है उसी में क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। समझ में आया? लेकिन आपने जो पार्ट बना, अब देखो ये कंप्लीट नॉलेज दे रहा है आपको, हर एग्जाम्पल के हिसाब से ये नॉलेज अलग तरीके से अप्लाई होगी। आपने जो पार्ट खरीदा वो पार्ट उस ओरिजिनल असेट से अलग से भी काम में आ सकता है। इंटीग्रल पार्ट तो है, साथ में तो चलता है, लेकिन बिना असेट के भी उसकी कुछ यूटिलिटी है। अब बिना गाड़ी के, पल्सर के इंजन की कोई यूटिलिटी है नहीं है, तो रिमेनिंग लाइफ में ही करूँगा। लेकिन इस क्या बोलते हैं उनको, IFP, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, इसके साथ साथ मैंने ये UPS भी खरीदा। अब ये चलता इसी के साथ है, लेकिन इसके बिना भी इसकी यूटिलिटी है। हाँ सर, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम में आता है, तो कहीं और भी काम में आ सकता है। तो अब इसको तो मैं सेपरेटली ही रिकॉर्ड करूंगा और इसकी लाइफ में सेपरेटली ही डिटरमाइन करूंगा और इसको सेपरेटली ही मैं क्या करूंगा, डेप्रिशिएट करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको खरीदे हुए मुझे 1.5 साल हो गया, तो उसके बाद ही खरीद के लाया हूँ। अब ये मत कहना सर ये इसी के साथ काम आ रहा है, तो जितनी इसकी रिमेनिंग लाइफ है उसी में इसको भी डेप्रिशिएट करो। तो मैं क्या कहूँगा, नहीं ये इसके बाद भी यूज में आने के कैपेबल है, हाँ है, तो इसको तो मैं सेपरेटली ही क्या करूँगा, डेप्रिशिएट करूँगा। समझ में आया? तो फिर वो बाद में ज्ञान बांट रहा है। क्या ज्ञान बांट रहा है? देखो अब इतनी सारी नॉलेज दे दी ना हमने आपको, कब कैपिटलाइज करना, कब नहीं करना, कब रिमेनिंग लाइफ में करना, कब उसको सेपरेटली इंट्रोड्यूस करना। तो ज़रूरी है कि आप असेट रजिस्टर मेंटेन करो और उस असेट रजिस्टर में हर असेट पे सेपरेटली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, उस हर असेट की लाइफ सेपरेटली मेंशन्ड हो, हर असेट पे एडिशन और डिलीशन सेपरेटली मेंशन्ड हो। अगर ये सेपरेट वर्क आप नहीं करोगे, हर असेट की लाइफ, हर असेट का एडिशन डिलीशन सेपरेटली मेंटेन नहीं करोगे, तो उसके डिस्कार्ड करने के टाइम पे उस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर याद हो 11th क्लास में जब डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन अपन करते थे, तो पहले एक मशीन खरीदते थे, फिर दूसरी मशीन खरीदते थे, फिर पहली वाली बेच के तीसरी खरीदते थे। याद आया कि नहीं आया? आया ना? तो आपको सिखाया गया होगा कि जब एक मशीन से 2 मशीन हो जाती तो इनर कॉलम में 1 और 2 करके आउटर कॉलम में टोटल वाला अमाउंट लिखते थे। करते थे नहीं करते थे? फिर 3 मशीन हो जाती तो इनर कॉलम में 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अब ये जो इनर कॉलम में अपन सेपरेट अमाउंट लिख रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होता था कि जब हम उसमें से एक मशीन सेल करने जाते थे तो हमें उसका सेपरेट अमाउंट अलग से पता होता था ना, ताकि हम उस पर क्या कैलकुलेट कर सकें, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें। करे कि नहीं करे? समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये सेपरेट अमाउंट हमें अवेलेबल ही ना हो तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? नहीं होगा। फिर जिस असेट को बेच रहे हो उसको बेचने के टाइम पे उस असेट पे शुरू से लेके आखिरी तक की डेप्रिसिएशन आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो पता करना ज़रूरी है ही सी। समझ में आया कि नहीं आया? शिवेंद्र, शिवेंद्र ही नाम है ना? द्रा नहीं लगा था तू? शिवेंद्रा नहीं है? शिवेंद्र, ठीक है भाई शिवेंद्र। चल रिपीट कर दो, बाप का राज चल रहा है क्या? रिपीट कर दो बार बार, मेहनत लगती है।
वीडियो बन रही है ना, वीडियो देख लेना तुम। क्या रिपीट करूं बोल के, मैं रिपीट नहीं करूंगा, तुझे जो बात समझ में नहीं आई वो बोल। प्रॉफिट एंड लॉस का मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास 3 असेट है तो मैं चाहता हूँ कि आप तीनों का डेप्रीसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करो, ताकि तीनों की WDV आपके पास अलग अलग मेंटेन्ड हो, ताकि जब 3 में से कोई एक असेट भी बेचो तो मुझे उसकी अलग से WDV पता हो, और फिर मैं उसको जितने में बेच रहा हूँ तो आमने सामने कंपेयर हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लेकिन अगर तीनों की अलग अलग वैल्यू नहीं है आपके पास, एक सिंगल वैल्यू है, और फिर सिंगल वैल्यू में से कोई एक असेट बेचोगे तो कैसे पता लगेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्योंकि एक असेट तो टोटल से कम में ही बेचोगे आप, यही पता है। ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन में जो चार्ट लगा हुआ है ना आपके अगले पेज पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो तब जब ये CA फाउंडेशन नहीं हुआ करता था, CPT हुआ करता था और MCQs वाले क्वेश्चन आया करते थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसके ऊपर बहुत सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन आते थे। अब तो ये क्या हो गया आपका फाउंडेशन क्वेश्चन, क्या हो गया सब्जेक्टिव, तो पूरा सॉल्व करना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट तो अभी भी है। इनमें से अगर कोई एक क्वेश्चन आ गया तो फिर डायरेक्ट उठ के 5 मार्क्स का ही आएगा ये। ठीक है, ये है रियल ज्ञान जो मुझे पसंद है। अब वही है कि नहीं है, पहले मैं ये भी देख लूँ। नहीं है, वो वाला नहीं है यार, हटा दो इसको। ये वो नहीं है जो मैं इसको समझ रहा था। लास्ट पॉइंट डिस्कशन का, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन चालू होंगे। अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिजल्ट इन अ कांस्टेंट चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ इफ द रेजिडेंशियल वैल्यू ऑफ द असेट डज नॉट चेंज। यूजफुल लाइफ चेंज नहीं होती है तो पूरी लाइफ में एक जैसा चार्ज रहेगा, एक जैसा डेप्रिसिएशन लगेगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ, मतलब जो चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन लास्ट वाला क्या है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, रिजल्ट इन अ चार्ज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ आउटपुट, या एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट लिखा हुआ, ऑफ नहीं लिखा हुआ। जिस पैटर्न में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस पैटर्न में यूज करेंगे तो उसी पैटर्न में क्या लगेगा, आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। अभी क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। देखो कितने सीधे होते हैं ये ICAI वाले। इन्होंने पहला मेथड दिया स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको ऑलरेडी पता था कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। 10 लाख की एसेट 2 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू के मिल जाएंगे आपको। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो गया, 8 लाख। 10 साल चलने वाला है, हर साल का डेप्रिसिएशन 80,000। तो इतना सिंपल है ना, तो इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं देंगे वो, नहीं दिया ना, क्वेश्चन ही नहीं है इसका। अगले वाले का तो फिर भी दे देंगे। बोल बेटा क्या कह रही है, आ जाना। अगला वाला रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू, नाम अलग अलग है एक ही। WDV मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है, असेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, जो WDV बचती है उसी के ऊपर अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं। आप बचपन से जानते हो इसको, लेकिन आपको जो अभी समझना है वो सिर्फ इतना, डेप्रिसिएशन का जो बेस है ना, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, समझो आप। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, लगाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो असेट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं। हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है, खर्चा है। वो जो वैल्यू कम हुई है उसका बेनिफिट हमने ले लिया, तो वो इस साल का खर्चा है, खर्चा रिकॉर्ड करना जरूरी है। खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कॉस्ट सही नहीं आएगी, कॉस्ट सही नहीं आएगा, प्रॉफिट सही नहीं आएगा, प्रॉफिट सही नहीं आएगा तो कैपिटल कंज्यूम हो जाएगा हमारा, पोजीशन भी सही नहीं। बहुत सारे रीजन अपन ने लाइन से जोड़ दिए, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। अब ये डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है, इसके फैक्टर्स तो वही 3 रहने वाले हैं। क्या, कॉस्ट,
स्क्रैप वैल्यू और लाइफ, है ना। असेट की मैं लाइफ चेंज करूंगा तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी। स्क्रैप वैल्यू चेंज करूंगा तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी। कॉस्ट चेंज करूंगा तो वैल्यू चेंज होगी, डेप्रिसिएशन चेंज होगा ही होगा, है ना। फैक्टर तो यही है। अब आपको ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना 11th क्लास में एसएलएम बेसिस पे तो सिखाया जाता है, पर डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला सिखाया गया कभी आपको? कभी नहीं सिखाया, क्योंकि आप सीखने लायक थे ही। तो डब्ल्यूडीवी में तो डायरेक्टली क्या दे दी, परसेंटेज। लेकिन वहाँ पे भी परसेंटेज का कोई आधार तो होता होगा। तो ऐसे थोड़ी आँख बंद करके अक्कड़ अक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 16-15% लगा दो, ऐसे थोड़ी होगा। डेप्रिसिएशन तो असेट के लाइफ के हिसाब से, स्क्रैप वैल्यू और कॉस्ट के हिसाब से ही होगा। तो वो जो मैं बता रहा था ना, लॉग और एंटी लॉग वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ये रहा, मैं लिख देता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मेरे को भी ये सॉल्व करना नहीं आता है। जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैंने सीखा था, फिर मैंने कहा ज़िंदगी में ये चीज़ें कभी कोई काम नहीं आई, तो मैंने भी छोड़ दिया। 1 भी ढंग से लिखो, 1 माइनस n अंडर रूट रेसिडुअल वैल्यू, मतलब स्क्रैप वैल्यू, और अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। आपका लॉग और एंटी लॉग वाला चैप्टर हो गया कि अब आया होगा? समझ में नहीं आया? कोर्स में नहीं है, एंटी लॉग नहीं है इसमें, तो एंटी लॉग काम में आता है। हट, हो जाएगा कैलकुलेटर से? मेरे को तो नहीं आता। हाँ, अब्दुल सर करके बता दो। ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा, अब्दुल सर करके बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेटर पे पीएचडी कर रखी है। कैलकुलेटर कैसे चलाना है उनको अच्छे से याद है। वो अलग अलग तरह की किताब खरीद के लाते हैं कैलकुलेटर चलाने की। मतलब तुम्हें पता हो कि नहीं हो कि ये जो तुम्हारे पास कैलकुलेटर है ऐसा वाला, इस पर एक किताब है कि इसको कैसे यूज़ में लेना चाहिए, तो वो उन्होंने पढ़ रखी, तो वो सिखा देंगे आपको। मुझे तो नहीं आता। अगर इन्होंने कोई एग्जाम्पल ले रखा हो, इन्होंने भी एग्जाम्पल नहीं ले रखा, तुम्हारे एग्ज़ाम में भी नहीं आता, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा, जितना मुझे याद होना चाहिए, जो मुझे याद है उतना समझा दूं। n इक्वल्स टू लाइफ ऑफ असेट, जिसको अपन मान लेते हैं 10 ईयर्स। फिर स्क्रैप वैल्यू तो आप समझते ही हो, है ना। तो स्क्रैप वैल्यू मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 2 लाख, और कॉस्ट ऑफ असेट इक्वल्स टू 10 लाख। ये जो फॉर्मूला है ना, ये डेप्रिसिएशन रेट एज पर WDV। आप इन फिगर्स को यहाँ पे पुट करके सॉल्व करोगे तो आएगी रेट 10%, 20%, 30%, जो भी रेट आएगी, उस रेट के अकॉर्डिंगली आप जब डेप्रिशिएट करोगे तो 10 साल में उस रेट के अकॉर्डिंगली जब आप डेप्रिशिएट करोगे तो 10 साल में वो 10 लाख की वैल्यू डेप्रिशिएट होते 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 एट द एंड ऑफ द 10th ईयर कितनी रह जाएगी? 2 लाख। तो अब ये काम मेरा नहीं है, विक्की सर का है। विक्की सर, मैं ये लिख के ही उनके लिए जा रहा हूँ। हाँ, वो बिना कैलकुलेटर के सिखाएंगे।
मेरी बात सुनो, तुम दोनों से सीखना, विक्की सर से भी और अब्दुल्ली सर से भी। मेरे को डाउट है कि वो बिना कैलकुलेटर के इसको सॉल्व करके बता दे, डाउट है, मतलब कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करके सिखा दे। मेरे को डाउट है क्योंकि इसमें लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू लगती है, लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू लगती है, मतलब हमें लॉग टेबल चाहिए इसके लिए। तो कैलकुलेटर से ये सॉल्व हो, मैंने तो नहीं सीखा है। अगर अब्दुल्ली सर करें तो वो कर सकते हैं, मेरे को उनकी काबिलियत पे रत्ती भर भी शक नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों से बोलना सर हमें ये सॉल्व करके बताओ, ठीक है। उनका काम, मेरी बात सुन लो, उनका काम सिर्फ आपको रेट निकाल के देना है। रेट निकालने के बाद WDV से 10 ईयर्स तक आप, अब 10 ईयर्स नहीं करते, तुम्हारा काम बहुत बढ़ जाएगा, हम इसको थोड़ा सस्ता कर देते हैं, 5 ईयर्स कर देते हैं। पांच बार आपको डेप्रिशिएट करना है, बस रेट से माइनस करना है, वैल्यू आएगी, 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 रेट से माइनस, ठीक है। वो कार्तिक यही करे जा रहा है कि जो मैंने निकाला वो सही निकाला कि नहीं निकाला, ठीक है। बेटा अब ये N 5 हो गया, तूने 10 से तो कैलकुलेट निकाला, ठीक, कर लेना, होमवर्क है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से एज पर अकाउंट्स टीचर काम का नहीं है सर, ठीक है, ओके, सर से जरूर पूछना। हाँ कोई बेवकूफ आगे इसको कहाँ सेव करूँ इसको मैं, तो चलो पढ़ते हैं बेटा, अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं अपन, बहुत हो गई मस्ती मजाक। फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया, फॉर्मूला कहीं काम नहीं आएगा, MCQ आते नहीं है अब आपको, और आपको लॉग और एंटी लॉग अकाउंट्स में आएगी नहीं, ये तो सिर्फ नॉलेज बेस पे है। हम तो इम्तिहान लेंगे विक्की सर का और अब्दुल्ली सर का कि देखा तो जाए उनको भी आता है कि नहीं आता ना लॉग या एंटी लॉग, ठीक है। हमारे किसी काम का नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना सिखाना था कि WDV में जो अभी तक वो आपको डायरेक्टली रेट देते हैं, वो रेट भी इन्हीं 3 फैक्टर्स के ऊपर क्या होती है, आधारित होती है। डन, क्वेश्चन पे आओ आप। Illustration number 1, Jain Brothers acquired a machine on 1st July 2018 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation. The firm writes off depreciation 10% per annum of the original cost every year. The books are closed on 31st December every year. Underline करो 31st December every year. Important है ये डेट कि मार्च है कि दिसंबर है, क्योंकि उसी के हिसाब से महीने गिनोगे आप। Required, show the machinery account and depreciation account for the year 2018 and 2019, 2018 और 2019 के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है क्या? लल्लू जैसा क्वेश्चन दिया गधोले सालों में। तीन फैक्टर, सबसे पहले कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट की 14 + 1 15, 14 नहीं है, 14 + 1 कितनी है 15। स्क्रैप वैल्यू शायद क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जीरो मान लेंगे अपन। और अरे यार ईयर के बदले में उन्होंने डायरेक्टली क्या दे दिए, रेट दे दिए, है ना। तो 15 लाख का 10% कितना होगा, 1.5 लाख, 1,50,000। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए लगेगा, 10% है तो हर साल 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख रुपये माइनस होता जाएगा। आप पहले साल में देखो कब खरीदा आपने, जुलाई, और ईयर कब एंड हो रहा है, दिसंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का। 1,50,000 का हाफ कितना हो गया, 75,000। 15 लाख में 75,000 के बचे कितना, 14,25,000। और अगले साल तो पूरे साल का ही लगेगा, कितना 1,50,000। 14,25,000 माइनस 1,50,000 कितना हो जाएगा, 12,75,000। सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, चेक कर लो क्वेश्चन। अकाउंट बनाना आता है क्या आप लोगों को, गधों को? आप लोगों को अकाउंट बनाना आता है क्या? शायद तेरे को तो आता है ना, मतलब गधों को भी आता है। तेरे को तो आता ही, इनको भी आता है। सबको अकाउंट बनाना आता है कि सिखाऊं? साले सिखा दूं? सबको अकाउंट बनाना आता है? कौन बोला? तू बोला? थिएटर में गया है कभी? थिएटर गया है? मूवी देखने गया है? मूवी गया है ना? एक बात ऑब्जर्व करिए कि जिस गेट से एंट्री मिलती है, एग्जिट उस गेट से नहीं मिलती, एग्जिट सामने वाले गेट से मिलती है कि नहीं है? तो ये हमारा जो मशीनरी अकाउंट है ना,
खूबसूरत सी हैंड राइटिंग में जो मैंने लिखा है, ये एक थिएटर है, यहाँ पे मशीन्स आके बैठेंगी और फिर उनको अपन बाहर निकालेंगे। एंट्री मिलेगी इधर से, मतलब कहाँ से, डेबिट साइड से, और एग्जिट मिलेगी कहाँ से, क्रेडिट साइड से। तो अभी अपन मशीन खरीद के लाए, कब, 1 जुलाई 2018 टू बैंक, कितने की, 15 लाख। आप चाहो तो यहाँ पे 14 + 1 15 लिख सकते हो, जैसा आपका प्रेजेंटेशन। आप चाहो तो 2 एंट्री कर सकते हो, 2 बैंक 14 लाख, 2 बैंक 1 लाख, 15 लाख, लेकिन यहाँ आने चाहिए। फिर डेप्रिसिएशन कब लगता है, ईयर एंड पे, 31 दिसंबर 2018, 6 महीने हो गए, तो यहाँ पे लगेंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन, कितना आएगा पहले साल का, 75,000। फिर वही 31 दिसंबर को अपन लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 14,25,000। ये पहले ईयर खत्म हो गया, और जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या बन जाएगा अब, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,25,000। और वापस से, अच्छा बहुत पैसा खर्च किया भाई हमने, ऐसा ही थोड़ी है। अरे यार इसमें तो ये पैसा किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्लोन होता ही नहीं है। बेकार है तो हट। ले आ रहे मानव, अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 31 दिसंबर 2019 को, वही खूबसूरत सी राइटिंग में बाय डेप्रिसिएशन। अब तो इस साल तो पूरे साल का ही लगेगा, 1,50,000। फिर यहाँ पे वही 31 दिसंबर 2019 बाय बैलेंस कितना होगा, बस आता तो है तेरे को यार। फिर वही ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। आ गया ना। मैं तो काम चोर हूँ इसलिए साहब लिखने में आलस आती है मेरे को, आलस नहीं मौत आती है, मौत। अच्छा, मशीनरी अकाउंट सबको आता है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में हमने सीखा ही अकाउंट बनाना होता है। अंदर की वैल्यू तो भाई तेल लेना, अकाउंट बनाना अच्छे से आता होता है, एंट्री वेंट्री सबने करी होती है, ठीक है। वही घिसी-पिटी एंट्री, 3 ही तो एंट्री होती है, बैंक, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। और जब सेल करेंगे तब डेप्रिसिएशन, बैंक और P&L सिखाऊंगा मैं, बच्चों को सिखाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तेरे को अगर तुम लोगों ने 11 ढंग से ना पढ़ी हो ना तो बोल देना बस एक बार, क्या हमने नहीं पढ़ी। मैं 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप में सिखाऊंगा, कभी गलत नहीं करोगे, कभी भी गलत नहीं करोगे। एक क्वेश्चन अपन DK गोयल का अच्छे से सॉल्व करेंगे। अभी ये तो लल्लू वाला है, इसको कोई सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है हमारे को। डेप्रिसिएशन का अकाउंट देखो, ये मशीन अकाउंट सब बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, यहाँ देख, आपने मशीनरी अकाउंट में यहाँ क्या लिखा है, बाय डेप्रिसिएशन। तो जब मैं, अरे यार, तो जब मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखूंगा, टू मशीनरी, श्रुति 2 के बाय 2 मशीनरी, है ना। फिर डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, ईयर एंड पे कहाँ चला जाएगा, P&L में, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, बाय P&L, क्लोज। फिर वापस यहाँ पे तुमने लिखा है बाय डेप्रिसिएशन, तो 2 मशीनरी कहाँ चला जाएगा, P&L में, क्लोज। मतलब ये तो औपचारिकता है, इधर तो कुछ सीखते भी नहीं अपन, या तो फिर भी डेप्रिसिएशन लगा के क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, फिर डेप्रिसिएशन लगता है, क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। यहाँ तो कुछ सीखते ही नहीं। जो डेप्रिसिएशन उसकी एंट्री यहाँ होगी किसकी तरह, वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की तरह है, ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की तरह है। सिर्फ क्रॉस एंट्री मारनी है, और उसका अगर असेट होगा तो बैलेंस निकलता है, असेट नहीं है सर ये तो एक्सपेंस है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय P&L। एंड आप अकाउंट देख लो दोनों, बहुत सिंपल है, तुम्हारी लेवल के बहुत 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 नीचे है, इसलिए ऐसे चल रहे हैं अपन इसमें। अभी इसका एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन आता है, बहुत शानदार, तब तुम्हें औकात पता पड़ेगी कि ये डेप्रिसिएशन अपन 11वीं में पढ़ के आए वो क्या था, और जो अभी अपन यहाँ पढ़ेंगे वो क्या है ना।
यार सेम क्वेश्चन है लेकिन ये इलस्ट्रेशन नंबर 2, सारे डेटा सेम है, बस मेथड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक बार डेट भी चेक कर लो कि 1 जुलाई 2018 को ही परचेज करिए, 14 + 1 15 लाख का ही है, रेट भी 10% ही है, बस SLM के बदले में क्या है, WDV। अब भाई पहले साल में तो SLM हो के WDV हो, पहले साल में तो जो एक्चुअल कॉस्ट है उसी पे लगेगा, वही 10% बदले 50,000 और 6 महीने का 75,000, तो WDV कितनी हो जाएगी 1425, तो ओपनिंग वैल्यू भी कितनी बनेगी 1425। सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम है, SLM में तो जो पहले साल का डेप्रिसिएशन वही सेकेंड ईयर का भी है, लेकिन WDV में तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे 10% निकलेगा, तो 14,25,000 का 10% 1,42,500 करेक्ट है। ओके, 14,25,000 में से 1,42,500 माइनस करो, 12,82,500। ठीक है, आ रहा है क्या सबको समझ में? और नहीं समझ में आने लायक जैसा है कुछ है भी नहीं यहाँ पे, मानो देखो समझ में आ रहा है ये। शिविल सही बोला मैंने तेरा नाम? ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार मार्क कर लो, 4 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चन है और बहुत लल्लू क्वेश्चन है, बहुत लल्लू। पहली बार सीखने में थोड़ा दिमाग लगेगा, फिर आप सीख जाओगे तो अगली बार अपने आप कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 के पहले का टॉपिक देखो क्या है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। समझा चुका हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन मैंने आपको इसका फॉर्मूला नहीं समझाया, मैंने आपको इसका डेरिवेटिव समझाया। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में क्या होगा कि हम जो उसकी लाइफ है उसके डिजिट्स का सम करेंगे। मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लो लाइफ क्या है 5 साल, तो 1 से लेके 5 साल तक में जो रिमेनिंग लाइफ है ना, हर साल की जो रिमेनिंग लाइफ है उसके डिजिट का टोटल करना है। तो पहला ही साल है तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। डन? ऐसा किया कि नहीं किया अपन? फिर हमने इसका सम कर लिया, सम कर लिया तो कितना आ गया 15। आया कि नहीं आया? आया ना। अब किसी भी ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना हो आपको, पहले साल का लगाना है तो 5/15, सेकेंड ईयर का लगाना है तो 4/15, 3/15, 2/15, 1/15। सिंपल है कि नहीं? लॉजिक भी समझ में आया कि नहीं आया? इसका लॉजिक बिल्कुल WDV की है की तरह है कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न में उसकी जो एफिशिएंसी हो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। मतलब जो आखिरी साल की एफिशिएंसी है और जो पहले साल की एफिशिएंसी है उसमें जितनी लाइफ है उतने का डिफरेंस होगा। 10 साल की लाइफ है तो 10 गुना डिफरेंस होगा, 5 साल की लाइफ है तो 5 गुना डिफरेंस होगा, और एक एक गुना क्या करते जाओ, माइनस करते जाओ। अब इस पूरे फॉर्मूले में अब जो आपको सीखना है, सब कुछ सिखा चुका मैं। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ मैं आपको सेकंड वाले लेक्चर में सिखा चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो सेकंड वाला लेक्चर आप लोग देख लो। अभी भी बता देता हूँ कि वही कि पहले साल में और आखिरी साल में डिफरेंस उतना होना चाहिए जितनी उसकी लाइफ है। 5 साल की लाइफ का डिफरेंस कितना हो गया, 5 गुना। मतलब अगर यहाँ पे 50,000 का डिफरेंस तो यहाँ कितना होगा 10,000 का, और अगर 10 साल की लाइफ होगी तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना होगा 1, 10, 9, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। मतलब उतना डिफरेंस होना चाहिए, मतलब जो एफिशिएंसी है वो प्रपोर्शनेटली ही क्या हो रही है, कम हो रही है। WDV में भी तो यही हो रही थी। ट्रिक क्या है यहाँ पे, जो सीखना है वो क्या है, 5 साल था तो आपने जल्दी से प्लस कर लिया और 15 लिया है। अगर मैं कहूँ कि 10 इयर्स लाइफ है तो 110 डबल कर लिया तूने इसको, फिर n+1 के n+1, n+1। अब ये n+1, अच्छा तुम्हारे तो वो मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया होगा ना तुमको, एन्युटी टेबल और वो क्या बोलते हैं उसको, सीरीज, है ना, सीरीज ही है ना ये। मैथ्स के बारे में मतलब मेरी जो नॉलेज है वो यूँ मान लो -100 है, इतनी बुरा हूँ मैं मैथ्स में, ठीक है। चैप्टर के नाम याद रह जाए तो सीरीज, तुम्हें n+1 डिवाइड बाय 2 तो आया तो
रो मत। हाँ वही तो, और ये समझ गया कैसे करेंगे, तो अभी यही रह गया, वो ऊपर चढ़ गए सारे के सारे, वही वाला फॉर्मूला है। लेकिन 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 मैं ये ताहिर जैसे बच्चों को वही पढ़ाने आता हूँ। आप लोग तो पहले ही पढ़े लिखे होते हो, ताहिर तू मेरे लेवल का है, अपन दोनों भाई भाई पढ़ते हैं, ढंग से सुन। मैं जो बात बोलने वाला था ना वो उसने पहले ही सोच ली। वो कह रहा, मैंने कहा कि देखो 5 है तो आपने इजीली प्लस कर लिया, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 5। अब मैं कह रहा हूँ अगर 10 ईयर्स होगा तो 10 + 9 + 8 + 7, तो वो कह रहा है अबे यार अगर 20 ईयर्स होगा तो फिर मेरे को 20 + 19 + 18। अबे गधे, ऐसा नहीं करना होता है। इसको कैलकुलेट करने का डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है जो इनको बच्चों को मैथमेटिक्स में सर ने सिखा दिया है, तूने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है। उसका फॉर्मूला है n + 1 इंटू डिवाइड बाय 2। मतलब अगर 5 साल है तो n का मतलब लाइफ 5 × 5 + 1 मतलब 6, 5 × 6, 5 6 30 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 15। अगर 10 ईयर्स है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 + 1 11 डिवाइड बाय 2, 10 × 11 110 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 55। तो कितना आएगा 55 आएगा। डन। 20 ईयर्स होगा तो 20 × 20 + 1 21, 20 × 21 कितना हो गया 420, 420 डिवाइड बाय 2 210 210। डन। अब ये तो बच्चों जैसा था, अभी एक बार फॉर्मूला लगा तो यही आएगा। हाँ, अब वो पता है डायरेक्टली क्या कहेगा, 10 ईयर्स लाइफ है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, आपको डायरेक्टली कहेगा कि डायरेक्टली चौथे या 5वें साल का डेप्रिसिएशन निकालो डायरेक्टली और अकाउंट बनाओ। अरे ऐसा डेप्रिसिएशन निकालने में क्या है, हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे, 14 साल होगा उसका डिवाइड बाय 55 जो भी होगा वो कर लेंगे। वो कहेगा पूरा अकाउंट बनाओ उसी साल का। हमने अकाउंट कैसे सीखा है कि हम शुरू से लेके आखिरी तक का अकाउंट बनाना सीखे कि 15 लाख होगा, फिर 75 माइनस होगा, क्लोजिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू में फिर 1,50,000। हमने शुरू से लेके आखिरी तक सीखा। अब वो शुरू से नहीं करवाएगा, इतना टाइम नहीं कि तुमसे 10 साल का अकाउंट बनवाए, वो डायरेक्टली पूरी लाइफ में से कोई एक साल चुन के दे देगा कि इस साल का अकाउंट बनाओ। तो तुम्हें अब उस साल की ओपनिंग WDV भी डायरेक्टली कैलकुलेट करना आनी चाहिए। तुम शुरू से लेकर आखिरी तक का कैलकुलेट नहीं कर सकते तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ओपनिंग वैल्यू भी डायरेक्टली कैलकुलेट करना आनी चाहिए, उस साल का डेप्रिसिएशन भी डायरेक्टली कैलकुलेट होना चाहिए, और क्लोजिंग वैल्यू तो अपने आप निकल ही जाएगी। खास बात तो ओपनिंग में ही है। सर आ गया है, मैं वेट नहीं कराना चाहता, कल सीखेंगे अपन इसको। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।